राजनीतिक पार्टी भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश का पूरा देश ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। ओबीसी के साथियों ने उन्होंने एकजुटता दिखाई है उस इलेक्शन, चाहे वो सपा गठबंधन के रूप में सारे ओबीसी के नेता उस गठबंधन में सामने आए और उन्होंने डट के मुकाबला किया। 37% के करीब वोट जीतना। दलित राजनीति मानवर काशीराम साहब ने जिनको जिम्मेवारी दी, बामन मेश्राम जी जिनकी एक पार्टी है अपनी बहुजन मुक्ति बीएमडब्ल्यू, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। मायावती तो प्रसिद्ध है, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। चंद्रशेखर जो उदय हुआ है ये तो उनसे भी आगे कदम बढ़ा के इन्होंने भी गठबंधन या नहीं किया, अलग चुनाव। समाज पार्टी के संरक्षक हैं माननीय प्यारेलाल जी से वचनबद्ध हुए चंद्रशेखर ने। उन्होंने जब समझाया तो गठबंधन अपने फायदे के लिए नहीं करना, समाज के हित के लिए करना। और गठबंधन में अगर एक भी सीट ना मिले तब भी गठबंधन करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान के लिए और दलितों के भविष्य के लिए खतरा सियासत दो चीज दे रहे थे, इसलिए गठबंधन नहीं होगा। 403 सीट पर चुनाव लड़ने का वादा किया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा भाई? जब तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं थी तो 403 सीट की घोषणा की। ये इस्तेफाक नहीं हो सकता। अखिलेश को हराने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना पड़े, हम अखिलेश यादव को हराएंगे। अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। चंद्रशेखर जी बोलने लगे कि भाई अखिलेश यादव ने दलितों को धोखा दिया। मीटिंग में जा रहे हो, इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हो, मोबाइल को ऑन करके ले जा रहे हो। समझौता अपने चरम सीमा पर फाइनल स्टेज पर पहुंच गया था, किसी बीच एक फोन आ जाता है, बीच में ही वार्ता को छोड़कर फोन सुनने के बहाने आप बाहर आते हो। ये भी नहीं कहते हो जाके कि हमारा तुम्हारा गठबंधन नहीं हो पाएगा। स्टेटमेंट देते हो कि भाई दलित विरोधी है। फिर हम करीब 30-40 लोग वीरेंद्र सिंह के घर गुड़गांव में गए मिलने के लिए। सभी लोग बैठे हुए, कोर कमेटी की तमाम, सबने अपनी राय दी। केवल 3 आदमियों ने सपोर्ट किया कि गठबंधन नहीं करना चाहिए। बाकी 30 लोगों में से 27 लोग उन्होंने कहा कि किसी भी पोस्ट के ऊपर समझौता करना। चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने कहा आपकी राय हो गई कि हाँ हो गई, बताइए ये राय है। उनको ब्रीफ कर दिया। हाँ, कल सुबह 17 तारीख को नोएडा में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और आपको बता दूंगा। कोर कमेटी से कोई मतलब नहीं, डिसीजन उन्हीं को लेगा। तो 17 तारीख को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नोएडा के अंदर। वहाँ सीधा बोला जाता है कि हम 403 सीटों पर चुके। कि लड़ाई 80-20 की नहीं है, अब लड़ाई 15-50 की। काशीराम जी कहते हैं कि एससी और ओबीसी मिल जाता है तो बीजेपी 0 हो जाता है। ये उनका फॉर्मूला है और उन्होंने करके दिखाया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। दलित किसी तरीके से अनुसूचित जाति का वोट सपा गठबंधन में ना चला जाए, उसको रोकने के लिए उनके नेताओं को मैनेज किया गया है। सतीश मिश्रा ने सारे वोटों को, जो दलित वोट थे, एससी के वोट थे, शेड्यूल कास्ट के वोट थे, वो पूरे बीजेपी में से समाज पार्टी और भाजपा समाज पार्टी तो भाजपा के लिए काम नहीं। कुनवा कैसे डूब गया? फिर नहीं काम कर रहे हैं तो कुनवा कैसे डूबा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। दलित नेता पूरी तरह से जिम्मेवार है, दावे के साथ। आप देख सकते हैं कि जहाँ समाजवादी पार्टी के साथ तमाम छोटे दल गठबंधन करके समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया। बहुजन की राजनीति अगर कहा जाए तो चाहे वो बामन मेश्राम का हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे मायावती हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अलग अलग चुनाव क्यों लड़ते हैं? हम कहते हैं चलो ठीक है, आपको समाजवादी पार्टी में अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप तीनों तो एक हो जाओ। ये तीनों एक नहीं होते तो ये किसको जिताने? 22.5% वोट है। आप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते 22.5%, नहीं बन पाओगे। तो किसको जिताने के लिए ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं? मेरा सवाल उनसे है, इसका फायदा किसको होता है? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको होता है? पब्लिक सब समझ रही है, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। ये तीनों पार्टियां भाजपा के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करती है। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत इस वक्त सिद्धार्थनगर में है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं
माननीय काशीराम साहब के साथ कम से कम 25 से 30 सालों तक उन्होंने काम किया है और अब बहुजन मूवमेंट को उन्होंने एक नए दिशा और एक नई धार देने की शुरुआत कर दिए हैं। हमारे साथ हैं विनोद मिलिंद सर जी, सबसे पहले तो समाचार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या स्थिति है? मान्यवर काशीराम साहब के बांध जाने के बाद SC ST OBC का जो आंदोलन था एकदम बिल्कुल समाप्त हो गया था। आप बीड़ा अब उठाए हैं, क्या उम्मीद लगाया जाए? नहीं, देखिए, जो कुछ भी अभी पिछले समय में हुआ है बड़ा अफसोसजनक है। जो राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए तुला हुआ है। अभी 2022 में चुनाव हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो उत्तर प्रदेश में। और मैं समझता हूं कि ओबीसी के साथियों ने, मैं उनको बड़ा धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने एकजुटता दिखाई है उस इलेक्शन में, चाहे वो सपा गठबंधन के रूप में हो या कोई दूसरा हो। सारे ओबीसी के नेता उस गठबंधन में सामने आए और उन्होंने डट के मुकाबला किया, 37% के करीब वोट भी प्राप्त किया। लेकिन दलित राजनीति के ऊपर जो माननीय काशीराम साहब ने जिनको जिम्मेवारी दी थी कि ये मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, 3 नेता इस समय हमारे सामने हैं और 22 के चुनाव में भी तीनों थे। बामन मेश्राम जी, जिनकी एक पार्टी है अपनी बहुजन मुक्ति BMW, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। मायावती तो प्रसिद्ध है कि वो किसी के साथ गठबंधन कभी करती नहीं है, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। हम लोगों ने सोचा कि ये लड़का चंद्रशेखर जो उदय हुआ है ये और नेताओं से अलग हटकर समाज को एक नई दिशा देगा, लेकिन ये तो उनसे भी आगे कदम बढ़ा के इन्होंने भी गठबंधन या नहीं किया, अलग चुनाव लड़ा। समाज पार्टी के संरक्षक हैं माननीय प्यारेलाल जी। आप प्यारेलाल जी से वचनबद्ध हुए चंद्रशेखर ने, उन्होंने जब समझाया 1 घंटा, जो कि मेरी प्यारेलाल जी से बात हुई तुरंत, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत समझाया कि आपको गठबंधन अपने फायदे के लिए नहीं करना है, समाज के हित के लिए करना है। और गठबंधन में अगर एक भी सीट ना मिले तब भी गठबंधन करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रोका गया तो भारतीय संविधान के लिए और दलितों के भविष्य के लिए खतरा है। बावजूद इसके कि ये कहकर कि मेरे को 2 सीटें दे रहा था अखिलेश यादव, 2 सीट दे रहे थे, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। अगर हम उसके बाद में देखते हैं तो आपने 403 सीट पर चुनाव लड़ने का वादा किया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा भाई? जब तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं थे तो 403 सीट की घोषणा क्यों की? कैंडिडेट ही नहीं है, कितने सीट पे लड़े चुनाव? 403 पे तो नहीं चुनाव लड़े। तो बात ये थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ना कि बात यह है कि हमारा कुछ होना है। समाज के हित में भारतीय जनता पार्टी को हराना 2022 के चुनाव में बहुत जरूरी था। और ये कह देना, ये इस्तेफाक नहीं हो सकता कि मायावती ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही दिया था कि अखिलेश को हराने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना पड़े या समझौता करना पड़े या गठबंधन करना पड़े, हम अखिलेश यादव को हराएंगे। ये उनका डिक्लेरेशन पहले से था। अब ये इस्तेफाक नहीं हो सकता कि उसी श्रृंखला में चंद्रशेखर जी बोलने लगे कि भाई अखिलेश यादव ने दलितों को धोखा दिया है। नहीं, ये कहाँ बात टिकी? मैं थोड़ा सा इसको अंदरूनी मामले में ले जाना चाह रहे हैं। आप लोग कोर कमेटी में थे, आप लोग लखनऊ में थे, प्यारेलाल थे, आप थे, आप श्यामलाल जी थे, सारे लोग थे, कोर कमेटी लखनऊ में थे। जब चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के घर पे गए मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए गए गठबंधन के लिए, क्या वहाँ बात हुई? किसकी फोन आया जो वहाँ से 2 ही आदमी अकेले ही तो गए हैं मिलने के लिए अंदर, और तो कोई था नहीं साथ में। अब वहाँ किसका फोन आया? और फिर जनरली बात ये होती है साहब, हम अगर उसकी बात करें, सभ्यता की बात करें या मीटिंग की बात करें, या तो हम जाते हैं तो कहीं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, या किसी और को पकड़ा जाते हैं, वो उसको डील करता है। अब मीटिंग में जा रहे हो, इतनी बड़ा फैसला करने जा रहे हो, मोबाइल को ऑन करके ले जा रहे हो आप, और इस बीच में जैसा कि
मीडिया में आया कि वो समझौता अपने चरम सीमा पर, फाइनल स्टेज पर पहुंच गया था, किसी बीच एक फोन आ जाता है। तो या तो फोन इंटेंशनली ले जाया गया है कि किसका फोन आया, क्यों आया, और बीच में ही वार्ता खत्म नहीं हुई, बीच में ही वार्ता को छोड़कर फोन सुनने के बहाने आप बाहर आते हो और उसके बाद ये भी नहीं कहते हो जाके कि हमारा तुम्हारा गठबंधन नहीं हो पाएगा और हम यहीं पर वार्ता को खत्म कर दें। आप बात सुनते सुनते एकदम मीडिया में स्टेटमेंट देते हो कि भाई दलित विरोधी है। आप दलितों के नेता तो नहीं है, आप बहुजन समाज के नेता हैं। अगर काशीराम को मानते हैं, उनको रहबर मानते हैं, उनके मिशन को चला रहे, तो काशीराम ने कभी दलितों के नेता की बात नहीं। मैंने आपसे कहने का एक सवाल है तीखा कि जब चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की गठबंधन नहीं हुई, हाँ, जब वो फोन सुनने के बहाने अखिलेश यहाँ से निकल करके चले आए, उन्होंने मीडिया में बयान दिया, तो जो आपकी कोर कमेटी थी, चंद्रशेखर आजाद के साथ जो लोग थे, उन लोगों ने चंद्रशेखर के साथ बैठ करके वार्तालाप हुई कि आखिर में गठबंधन क्यों नहीं, आप लोग गठबंधन करने के लिए फिर दोबारा प्रयास क्यों नहीं? जी, क्या कारण है? मैं बता देता हूँ। ये 15 जनवरी की घटना है, 15 जनवरी 1922 की घटना है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया और मुलाकात उनके दफ्तर में हुई माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ। तो वहाँ उसके बाद में फिर हम करीब 30-40 लोग वीरेंद्र सरिस के घर गुड़गांव में गए मिलने के लिए। सभी लोग बैठे हुए थे, कोर कमेटी थी, तमाम चीजें थी, और सभी लोगों से ये पूछा गया कि अपना अपना राय दीजिए, अब हम क्या करें। सबने अपनी राय दी। केवल 3 आदमियों ने सपोर्ट किया कि गठबंधन नहीं करना चाहिए। बाकी के जितने लोग थे, 30 लोगों में से 27 लोग, उन्होंने कहा कि किसी भी कॉस्ट के ऊपर समझौता करना चाहिए। चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने कहा आपकी राय हो गई कि हाँ हो गई, बताइए ये राय है। उनको ब्रीफ कर दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने बोला हाँ कल सुबह 17 तारीख को नोएडा में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और आपको बता दूंगा, अवगत करा दूंगा। मतलब कोर कमेटी से कोई मतलब नहीं, डिसीजन उन्हीं को लेना, कोर कमेटी की कोई। तो 17 तारीख को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नोएडा के अंदर। वहां सीधा बोला जाता है कि हम 403 सीटों पर चुनाव। नहीं, ये भी बताया जाता है कि ये पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ में थे। चंद्रशेखर आजाद पहले ओम प्रकाश राजभर से ये बात किए कि हमारा अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करा दीजिए। उसके बाद क्या कारण हुई जो चंद्रशेखर को, वो ओम प्रकाश राजभर को भी साइड करके अकेले अखिलेश यादव से चले गए मिलने के लिए? नहीं, ये देखिए इनका अंदरूनी मामला है। कई चैनल से बातचीत चल रही है, एक से नहीं चल रही है। कई लोगों के माध्यम से अखिलेश यादव जी से मिलने की बात चली है और कई राउंड में मुलाकात भी हुई है। एक बार में नहीं हुआ है। उस दिन फाइनल होना था, इसलिए वो दिन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये इस्तीफा इसलिए नहीं है, मैं बता देता हूँ कि 14, मेरे को खूब डेट याद है, 14 जनवरी से पहले पूरे देश में मीडिया के माध्यम से एक बात उड़ाई जा रही थी कि लड़ाई 80-20 की है और योगी जी चुनाव मथुरा से भी लड़ सकते हैं, योगी जी चुनाव जो है आपके अयोध्या से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि 80-20 की लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। ये बातें चल रही थी मीडिया के अंदर। लेकिन 14 तारीख को जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अखिलेश यादव के दफ्तर में पहुंचे अपने अन्य एमएलए साथियों के साथ, तो उन्होंने उस दिन की क्लिप उठा के देख लो। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त घोषणा की है, एक क्रांतिकारी भाषण जो दिया है उन्होंने। मेरा उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है अभी कोई, और मैं इसलिए चूंकि उनका स्टेटमेंट ऐसा आया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा 13 तारीख तक 80-20 की बात हो रही थी, अयोध्या मथुरा की बात हो रही थी, और 14 तारीख को जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के ऑफिस में ये दहाड़ते हुए कहा है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, कि लड़ाई 80-20 की नहीं है, अब लड़ाई 15-85 की शुरू है।
दूसरे दिन 15 तारीख को यह स्टेटमेंट बीजेपी ने दिलवाया चंद्रशेखर के माध्यम से कि अखिलेश जो है दलित विरोधी है। क्यों दिलवाया, ये रीजन बता देता हूं। काशीराम जी कहते हैं कि एससी और ओबीसी मिल जाता है तो बीजेपी जीरो हो जाती है। ये उनका फॉर्मूला है और उन्होंने करके दिखाया कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम कौन है? जय श्री राम आरएसएस का नारा है। तो और उनको उड़ा के भी दिखाया। 1906 दिसंबर 1992 तक बीजेपी का शासन है उत्तर प्रदेश और 93 मध्य में 6-7 महीने के भीतर भीतर मानवर काशीराम साहब ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका और गठबंधन की सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया 6-7 महीने के अंदर। उसी बीजेपी को दोबारा 2017 में शासन में आने के लिए 1992 के बाद शासन नहीं रही है बीजेपी आई है तो मायावती के माध्यम से आई है सत्ता में, मिली जुली सरकार में। पूर्ण बहुमत में आने के लिए बीजेपी को 25 साल लगे। इतना तगड़ा मूवमेंट काशीराम का था। तो जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो बीजेपी जीरो हो जाती है। तो इस 22 के चुनाव में बीजेपी का एक ही काम रहा है, न कोई दिमाग लगाया न कुछ है, न उनके पास कोई कार्यकर्ता है, न उनके पास कोई वोट है। मैं कहता हूं बीजेपी के पास कोई वोट नहीं है। उन्होंने एक ही काम किया कि दलित किसी तरीके से अनुसूचित जाति का वोट सपा गठबंधन में ना चला जाए किसी भी तरीके से। उसको रोकने के लिए उनके नेताओं को मैनेज किया गया है। मैं इतना कहूंगा, इससे यही प्रतीत होता है। सबूत मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। इसका स्टेटमेंट भी है अटल बिहारी वाजपेयी का, आपने सुना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी से जब पूछा गया आपकी अदालत रजत शर्मा जी के शो में, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपको सबको पता है और वो क्लिप पड़ी हुई है सबके पास। उनसे पूछा गया कि जो तिलक तराजू और तलवार की बात करती थी उसको आपने मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोलते हैं, देखिए मेरे पैरों में, जूते में 2 कांटे चुभ रहे थे, एक मुलायम सिंह यादव और एक काशीराम। मैंने एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालकर इतनी दूर फेंक दिया है कि ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे, जिसका असर पूरी राजनीति के ऊपर पड़ा है और खास तौर से बहुजन राजनीति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। उसी दिन के बाद में बहुजन राजनीति डाउन होती चली गई है और नतीजा ये हुआ है कि 2022 में जो 2017 के चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट 22 था और 22 आते आते वोट परसेंट 11-12 रह गए। जो भी है वो तो रिकॉर्ड में है। ये वोट गया कहां? ये वोट गया जो सम्मेलन किए गए, ब्राह्मण सम्मेलन, जिनका नाम बाद में प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया। सतीश मिश्रा ने सारे वोटों को, जो दलित वोट थे, एससी के वोट थे, शेड्यूल कास्ट के वोट थे, वो पूरे बीजेपी में शिफ्ट किए। वो 10% वहां चले गए। तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भाजपा के लिए काम नहीं, कुनवा कैसे डूब गया फिर? नहीं काम कर रहे हैं तो कुनवा कैसे डूबा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आज इस स्थिति पर कैसे पहुंच गया कि भारतीय संविधान, बाबा साहब का नाम लेने वाले ये लोग हैं, काशीराम का नाम लेने वाले ये लोग हैं। तो आज भारतीय संविधान आखिरी सांसें क्यों ले रहा है इनके होते हुए? मेरा तो सीधा सवाल है, इस स्थिति पर किसने मरीज को पहुंचाया? वेंटिलेटर पर किसने पहुंचाया है? ये नेता जिम्मेवार है, दलित नेता पूरी तरह से जिम्मेवार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इनकी चाहे नालायकी समझो चाहे इनकी मक्कारी समझो। और ये बात काशीराम ने शुरू में कही थी कि 2 बातें हैं इस समाज की जो मैंने नोट की है कि ये समाज नालायक भी है और बिकाऊ भी है। और इनके नेता, जब समाज बिकाऊ है, नालायक है, तो नेता महाबिकाऊ होंगे, महानालायक पैदा होंगे। और वही हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो महापुरुषों के फॉर्मूले हैं। और उसी के आधार पर कहां काशीराम, मानवर काशीराम साहब ने तीसरे नंबर की पार्टी खड़ी करके दी, हाथ में उत्तराधिकारी बनाया। वो पार्टी एक एमएलए पर कैसे सिमट गई? सवाल पूछता, समाज तो पूछेगा सवाल। आप देख सकते हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के साथ
तमाम छोटे छोटे दल गठबंधन करके और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किए। वही बहुजन की राजनीति अगर किया कहा जाए तो चाहे वो वामन मेश्राम का हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे मायावती हो, ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि अलग अलग चुनाव क्यों लड़ते हैं? हाँ, हम कहते हैं चलो ठीक है, आपको समाजवादी पार्टी में अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप तीनों तो एक हो जाओ। ये तीनों एक नहीं होते तो ये किसको जिताने? 22.5% वोट है, आप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते 22.5 पे, नहीं बन पाओगे, तो किसको जिताने के लिए ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं? मेरा सवाल उनसे है। इसका फायदा किसको होता है? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसको होता है? पब्लिक सब समझ रही है, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो ये तीनों पार्टियां भाजपा के लिए, भाजपा के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो नहीं मानूंगा कि ये समाज के लिए काम कर रही है, समाज को बेवकूफ, इसके खामियाजा समाज भुगत रहा है। यहाँ पर उल्टा है मामला। यहाँ पर जो समाज है, जो 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 गांव में रह रहा है, जो शहर में रह रहा है, वो इन नेताओं के अपने अपने अलग अलग अंधभक्त हैं, जैसे साधु महात्माओं के होते हैं। मेश्राम का जो अंधभक्त है वो बहस कर जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन एक शब्द जो है नहीं सुनेगा, वो वहां फिक्स है। उसका बुद्धिजीवी वर्ग, जो गांव का गरीब गुरबा है, जिसको बेचारे को डेली आना, डेली खाना, डेली कमाना है, वो एक ही चीज समझ पाया है कि हाथी का बटन मुझे दबाना है। वो जो है बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का अंधभक्त बन चुका है। एक बचाता समाज जो अभी अभी तैयार हुआ है, जिसको नौजवान कहते हैं, नव युवक कहते हैं, यूथ कहते हैं, कुछ भी कह दो आप उनको, जिसका वोटर अभी 2-4 साल पहले से बना है या कुछ का अभी बना है, वो पूरा का पूरा बचा हुआ समाज था जिससे क्रांति लाई जा सकती थी। एक यही वर्ग बचा था, वो वर्ग भी चंद्रशेखर के माध्यम से अंधभक्त बन गए। समाज में बचा कौन? अब किससे बात करिएगा आप? कौन सुनेगा आपकी? यूथ सुनने को राजी नहीं, वो तो सीधा बोलता है कि कौन आया, शेर आया। अब ये क्या जानवरों की राजनीति कर रहे हैं? शेर तो जानवर था भाई, वहां कैसे आ जाएगा? हल्ला मचा रहे हो तुम बेमतलब का। अरे सीधी जब मौका होता है कि बीजेपी को हराना है, तब तुम अकेले चुनाव लड़ते हो। जब अत्याचार बीजेपी करती है तब तुम वहां पहुंच जाते हो कि भाई हम FIR लॉन्च कराएंगे। क्या संविधान बिल्कुल खत्म हो गया है? अगर कहीं मर्डर होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, तो होगी FIR। हर आदमी वहां जाके चीखता चिल्लाता, रोटी सेकने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई नहीं जाता पार्टी, हम जाते हैं। ये सब क्या है? ये इतनी सस्ती राजनीति ये लोग करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप जिससे खतरा है समाज को, जो समाज के ऊपर अत्याचार करता है, काशीराम ने सीधा कहा था कि अत्याचार उसको जितने करने हैं करने दो, लेकिन जब मौका आएगा, मौका आपके पास आया 2022 में आपने बीजेपी को जितवाया, और जब बीजेपी अत्याचार करती है तो तुम हंगामा मचाते हो। ये कौन सा भाई समाज का सेवा हो गई? कौन सी समाज के शुभचिंतक कौन सा हो गया? तो देख सकते हैं कि ये थे विनोद मिलिंद, जिनका साफ कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद गए थे, और अंततः में बहुजन समाज की पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी हो मेश्राम की, ये तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ है। अगर यही तीनों पार्टियों में से अगर 1 या 2 पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन की होती, तो जो 3.5% वोट था तो समाजवादी पार्टी को मिल जाता, तो आज उत्तर प्रदेश की हुकूमत का बागडोर माननीय अखिलेश यादव के हाथ में होता, और उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होता। ऐसे में साफ पता चलता है कि जो दिशा और जो बहुजन समाज पार्टियों की ये राजनीति है, कहीं ना कहीं इसकी खामियाजा आने वाले बहुजन समाज के गरीब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत।